नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायपुर से सबसे पहले बड़ी जानकारी। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक लगातार चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव की भी मौजूदगी इसी बैठक में। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में मंत्री, सांसद और कई विधायक भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक ही मानी जा रही है, जो कि रायपुर में चल रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद हैं और मंत्री, सांसद और कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। तो आज की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की, जिसमें हो सकता है कि आने वाले समय में परिवर्तन की स्थिति के साथ ही कुछ और नए बदलाव संगठनात्मक स्तर पर आप देखें। चूंकि अगर 24 को लेकर तैयारी चल रही है तो आंतरिक तौर पर बहुत जरूरी कि पार्टी आत्म मंथन करे। भले ही बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है भाजपा को, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी को सशक्त बनाते रहना, हमेशा इलेक्शन मोड में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आकाश, यही बीजेपी की कार्यशैली है कि बंपर जीत के बाद भी मंथनों का दौर, बैठकों का दौर जारी है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए? जी बिल्कुल, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है। 11 जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उसको जीतने का लक्ष्य बनाया गया है। कारण यही है कि आज मंथन चल रहा है, बैठक आज शुरू हो चुका है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं नितिन नवीन मौजूद है, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मौजूद है और तमाम पदाधिकारी मौजूद है। यहाँ पर आए हुए हैं। भाजपा मुख्यालय में बैठक चल रही है और मंथन चल रहा है कि जो 2024 का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, उसको कैसे जीता जाए। क्योंकि जब प्रचार चल रहा था विधानसभा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा था, केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा था, तो उस समय भी विधानसभा तो जीतना ही था, साथ ही लक्ष्य रखा गया था 2024 का। अब ये सरकार बन चुकी है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद ही कैबिनेट बैठक में जो फटाफट निर्णय लिए हैं, 18 लाख गरीबों को आवास देने का, इसके साथ किसानों को 25 तारीख को बोनस दे दिया गया है। 3700 करोड़ रुपए से अधिक बोनस है, 12 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इसके साथ ही मोदी की गारंटी जिस तरीके से दी गई थी, तमाम वादों को पूरा करने के लिए एक फहरिस्त चल चुकी है, शासन में प्रक्रिया चल चुकी है। इसी सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक अभी भी लगातार जारी है। जी चलिए, देखने वाली बात कि निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन बड़ी बात आकाश ये भी कि एक बड़ी जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को। आंतरिक स्तर पर हो सकता है कि मजबूती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर, खासतौर पर संसदीय क्षेत्र में लगता है कि थोड़ी और सशक्तिकरण की जरूरत पार्टी को होगी। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा वार जिस तरीके से इन्होंने रणनीति बनाकर भाजपा ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की, 54 सीटें हासिल की, तो ये लक्ष्य तो बड़ा है। लेकिन चुनौती एक तरीके से होगी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट करना है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगातार जो है संगठन स्तर पर भी लोकसभा में मजबूती के साथ अभी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। जी ठीक है, चलिए अब देखने वाली बात कि किस प्रकार का परिवर्तन आगे पार्टी में आता है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, लेकिन नजरें जरूर बनाए रखेगा क्या कुछ आता है इस बैठक के बाद, ये देखने वाली बात। तो चलिए, बीजेपी में जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस की बात करें तो अंदरूनी कलह से कांग्रेस अभी तक बाहर नहीं आ पा रही। दुर्ग में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई। कांग्रेस के दो नेताओं के बीच तीखी नोक झोंक हुई। तो आपको बताएं कि कांग्रेस की बैठक चल रही थी और उसी दौरान दो नेता आपस में लड़ गए। पूर्व एमएलए अरुण वोरा और पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकार के बीच में बहस शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में भीतर घात को लेकर बहस चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जब नागपुर चलो अभियान के तहत ये बैठक चल रही थी, स्थापना से दूर, पार्टी से दूर एक चर्चा गई भीतर घात को लेकर, बीते दिनों हुए नुकसान को लेकर, और दोनों नेता
आपस में झगड़ते नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमने भी इस बात को कहा है, जो भीतरघाती किए हैं, जो खुला घात किए हैं, उनका मन जानता है। समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। और छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मार्च में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 1 से 23 मार्च के बीच 10वीं की परीक्षा है, वहीं 2 से 21 मार्च के बीच 12वीं की परीक्षा होनी है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा का टाइम। छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। धीरे धीरे कर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई सभी अपने बोर्ड के साथ ही परीक्षाओं का ऐलान करेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ बोर्ड को लेकर तारीख और समय निर्धारित किया जा चुका है। हमारी बोर्ड परीक्षाओं की हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी और 23 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी और 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। अर्थात होली के पहले परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी ताकि बच्चे सुकून से होली मना सकें। और 10वीं में कुल 3,47,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और कक्षा 12वीं में 2,62,000। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, बच्चों के लिए अब कहीं ना कहीं गंभीर समय, चूंकि अब पढ़ाई शुरू कर देनी होगी, शेड्यूल बताइएगा, क्या कुछ जारी किया गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए 10वीं 12वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। सीजीबीएसई ने 10th और 12th बोर्ड के परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं जो है 2 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से 21 मार्च तक चलेगी। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया, जिसमें सुबह 9 से 12:15 बजे तक ये परीक्षाएं जो है वो होंगी। वहीं परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी अपनी तैयारी जो है पूरी कर ली है। 10वीं की परीक्षा में 3,47,000 विद्यार्थी जो हैं वो शामिल होंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा में 2,62,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। वहीं 25 मार्च को होली है, ऐसे में होली को देखते हुए और बच्चे सकुशल होली मना सके, इसीलिए एग्जाम्स के डेट जो है वो होली से पहले ही जारी किए गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले भी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर भी खास तैयारी जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आगे की जाएगी। स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप जो है आगे परीक्षा के टाइम पे ये निर्णय जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही लगभग तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और इस बार के एग्जाम में कितने परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी भी 1 या 2 दिन में सामने आ जाएगी। जी ठीक है। और इस बात की शिकायत चूंकि बच्चों को रहती भी है कि अब त्योहार के समय में परीक्षाएं जब होंगी तो कैसे निपट पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो शेड्यूल को लेकर तनु हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम की। सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंचे और सीएम का अभिनंदन समारोह हुआ, प्रेस क्लब ने आयोजित किया था, जिसे इस कार्यक्रम में सीएम साय के साथ मंत्री ओपी चौधरी समेत कई संगठन के लोग मौजूद रहे। तो इस दौरान सीएम ने रायगढ़ के विकास का रोड मैप तैयार कर जल्द उस पर अमल करने की बात कही है। साथ ही ओपी चौधरी ने भी कहा है कि उनकी ऊर्जा और अनुभव का लाभ रायगढ़ वासियों को जरूर मिलेगा। रायगढ़ में अभूतपूर्व स्वागत जनता के द्वारा हुआ, अभूतपूर्व। शायद मेरी जानकारी के अनुसार पहली बार इतने लोग जमा हुए थे। उसके बाद अभी प्रेस क्लब रायगढ़ के द्वारा यहाँ पर स्वागत समारोह रखा गया था, जिसमें मीडिया के सभी बंधुगण के साथ साथ कई संस्था के गणमान्य लोग भी आए और सबने हम लोगों का दोनों का स्वागत किया है। हम रायगढ़ क्षेत्र की जनता के आभारी हैं, प्रेस क्लब के आभारी हैं और सभी संगठनों के संस्थाओं के आभारी हैं जिन्होंने आकर हमें सम्मान दिया है। और निश्चित रूप से इनका सम्मान हम लोगों का मनोबल बढ़ाएगा, हम लोगों का संबल प्रदान करेगा और हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा करने में सफल होंगे। और अब जिक्र करेंगे सीएम विष्णुदेव साय का, जो कि आज जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्य की सौगात लेकर आज जशपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जशपुर में लोकार्पण कार्यक्रम होगा।
स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम बनने के बाद पहली बार क्षेत्र का दौरा करेंगे विष्णुदेव साय। रोड शो कर क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री साय। तो अब जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन है। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे रोड शो के माध्यम से। वहीं रायगढ़ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने देर रात बाबा धाम कोसम नारा में पूजा अर्चना की। तो इस दौरान उनके साथ एसएसपी समेत जिले भर से आए बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा सत्यनारायण पर उनकी पूरी आस्था है, वो जब भी रायगढ़ आते हैं पूजा अर्चना जरूर करते हैं यहाँ। और छत्तीसगढ़ में एक तरफ बड़ी सियासी हलचल, डिप्टी सीएम की शपथ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल उठाए। संवैधानिक प्रावधान में नहीं है डिप्टी सीएम का पद, ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है, मोहम्मद अकबर का ये कहना। मोहम्मद अकबर जो कि अब डिप्टी सीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक तौर पर डिप्टी सीएम जैसा कोई पद छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी शपथ विधि के दृष्टि से शून्य है। तो वहीं मोहम्मद अकबर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मामले में सह प्रभारी नितिन नबीन ने बयान दिया है, संविधान ने जो उनका हिसाब किया उसका ध्यान रखें। कवर्धा से लेकर रायपुर तक गुंडागर्दी करते थे, अब सबकी जांच होगी, उसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। पहले सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। सीधे तौर पर कहा है कि अपनी चिंता पहले करें। पहले तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। और अगली बड़ी जानकारी भिलाई से, जहां मिराज सिनेमा पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। मिराज सिनेमा की दुकानों को सील कर दिया गया। बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। फरवरी में सिनेमा हॉल, जिम को सील किया गया था, अब सिनेमा हॉल से लगी दुकानों को भी सील किया गया है। मिराज सिनेमा पर बीएसपी का करीब 7 करोड़ रुपया बकाया है। राशि नहीं जमा करने पर यह कार्रवाई की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी, मिराज सिनेमा की दुकानों को भी अब सील कर दिया गया। लगातार ये कार्रवाई चल रही है बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। फरवरी में सिनेमा हॉल, जिम को सील करना और उसके बाद अब एक बार फिर से निरंतर कार्रवाई का जारी रहना सख्ती को भी दर्शाता है। भिलाई से बड़ी खबर, जहां इस्पात संयंत्र में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संयंत्र के आरएमपी 2 में भीषण आग धधकी। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बना हुआ है, पता नहीं चल पाया कि किस प्रकार आग लगी। बड़ी बात यह भी कि जनहानि की सूचना नहीं सामने आई है। भीषण आग की स्थिति थी, ये लपटों के जरिए, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि किसी प्रकार की हानि किसी को नहीं पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि कई सारे ज्वलनशील पदार्थ इस दौरान आसपास मौजूद थे। अगर आग फैलती तो दायरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, हानि हो सकती थी। सुरक्षित है सभी कर्मचारी जो यहाँ पर काम कर रहे थे। जांच लगातार घटना की चल रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर कोरिया से है, जहां अवैध धान पर प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई गई। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, एक पिकअप धान को जब्त किया गया। एसडीएम अंकिता सोम ने कार्रवाई की है। अवैध धान परिवहन पर लगातार नकेल कसने की कोशिश है प्रशासन की, सरकार की। कोरिया से बड़ी खबर, अवैध धान पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक पिकअप धान को जब्त किया गया। एसडीएम अंकिता सोम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। उधर कांकेर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। शराब की दुकान में चोरी की है चोरों ने। 11 लाख कैश ले उड़े चोर।
और सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंद भी कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपराधिक घटना एक बार फिर से कवर्धा में जब आप देखते हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड्स लगातार बढ़ते हुए, तो कांकेर में भी इसी प्रकार की स्थिति है। शराब की दुकान में चोरी हुई, 11 लाख कैश चोरों ने जिस पर हाथ साफ किया। सिक्योरिटी गार्ड जब इस चीज का विरोध करने की कोशिश में था तो उसे भी कमरे में बंद कर दिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यही तस्वीरें जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच में, तफ्तीश में जुटी हुई है। ये पूरी घटना कांकेर के जो शराब दुकान की है, जिसमें अंग्रेजी और देसी जो दोनों शराबें एक साथ बेची जाती थी। इसमें आज लगभग 2:58 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सभी एनालिसिस किए हैं। इसमें दोनों शटर को तोड़ा गया है और 10 लाख से ज़्यादा की चोरी की गई है, जिसमें 4 लोग शामिल हैं, जैसे फुटेज में भी दिख रहा है। और भी अन्य लोग होंगे जिनके हम तस्दीक करेंगे। ऑर्डर के जितने भी कैमरों को खंगाला जाएगा। एक साइबर की टीम, साथ ही साथ थाना की टीम गठित की गई है इसमें, और अभी डॉग स्क्वाड भी के माध्यम से हम देख रहे हैं। और कुछ एक रूट क्लियर हो रहा है जिनमें शायद उनका एंट्री एग्जिट हो, और इस दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है। थाना कांकेर में इसमें अभी अपराध पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर बिलासपुर से है, जहां यात्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। खराब रोशनी के चलते यात्रियों को उतारा गया। दिल्ली से बिलासपुर आ रहे थे यात्री। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं। नाइट लैंडिंग की सुविधा की वजह से नहीं लैंडिंग हो पाई। पूरे साल लोग नाइट लैंडिंग की मांग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सुविधा ये नहीं मिल पाई है। लोगों को रायपुर से बिलासपुर जाने में परेशानी हो रही है। बिलासपुर से खबर, नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, दिख नहीं पा रहा था, रोशनी कम थी और इसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रायपुर एयरपोर्ट पर ही उतारना पड़ा यात्री को। हालांकि इसकी बात जरूर की जाती है, व्यवस्थाएं जिससे सभी को गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, लेकिन बिलासपुर में लगातार जब इस चीज की मांग चल रही है तो आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है इस पर? जब लगातार समस्याएं खड़ी हो रही है तो क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर भी सवाल। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहां सरकार बदलते ही धान घोटालों में एक्शन जारी है। घोटाले में शामिल अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। सहायक लेखपाल प्रभारी शाखा प्रबंधक निलंबित हो चुका है। नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे के बाद शाखा प्रबंधक को भी हटा दिया गया। किसानों के होल्ड खातों से पैसे निकालने का पूरा मामला। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के सीईओ ने कार्रवाई की। निरंतर कार्रवाई का दौर जारी इस पूरे मामले को लेकर। घोटाले को लेकर जो निलंबन की कार्रवाई आपने देखी, उसमें एक और सिलसिला जुड़ता हुआ। शाखा प्रबंधक को भी हटा दिया गया। तो घोटालेबाजों पर एक्शन जारी है। सहायक लेखपाल को निलंबित किया गया। बैंक प्रबंधक कमल किशोर भी सस्पेंड कर दिए गए। और अब नारायणपुर से जानकारी आप तक पहुंचाएं, जहां पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। आगजनी आईडी विस्फोट मामले में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आईडी लगाने में माहिर है पकड़ा गया नक्सली। ग्राम मुरहापदर में मोबाइल टावर में आगजनी और मार्ग अवरुद्ध की घटना में यह शामिल था। जिला पुलिस बल ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा है। सोनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को मार डिवीजन के अंतर्गत नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। थाना सोनपुर में आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी गुड्डू सलाम की संलिप्तता होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं सूरजपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 2 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को भी हाथी खा गए। तो हाथियों का झुंड गांव में लगातार विचरण कर रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल। इसी के चलते वन विभाग हाथियों की निगरानी में भी लगातार जुटा हुआ। बिहारपुर वन क्षेत्र के मोहरसोप गांव की पूरी घटना। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि घरों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं हाथी। ये तस्वीरें आप देखिए, अनाज को चट कर गए, सामान को क्षतिग्रस्त किया है और जीवन का खतरा हमेशा ही बरकरार है।
और बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रेलर और हाईवा वाहन की जब्ती हुई है। बिना दस्तावेज ओवरलोडेड वाहनों को चलाने पर यह कार्रवाई। तो बिना कागजात ओवरलोड की शिकायतें मिल रही थी, कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। ट्रेलर और हाईवा जब्त हुए हैं। बिना दस्तावेज ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है विभाग ने। बिना दस्तावेज ओवरलोड की लगातार शिकायतें मिल रही थी, कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। ट्रेलर और हाईवा जब्त किए गए हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं थे और ओवरलोड थे। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग लिया गया था जिसमें पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी उसमें जुड़े हुए थे और शिकायत प्राप्त हो रही थी वाहनों में ओवरलोड की और बिना फिट पास की और अन्य भी शिकायतें हो रही थी। तो जिसके तहत माइनिंग विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई किया गया को, जिसमें एक ट्रेलर और एक हाईवा को जब्त करके थाना कोतवाली को सुपुर्द किया गया है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।